नमस्कार, मैं विवेक एक बार पुनः अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट एमजार कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे। और सेकंड सेमेस्टर में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, इस पर हम चर्चा करेंगे। यानी पूरा सॉल्व करेंगे हम पेपर, आज एक एक क्वेश्चन पर। आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दिया उसका रिजल्ट अभी नहीं आया, जल्दी ही उसका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट के बाद आपको निश्चित रूप से तैयारी करनी है ना। टेट के लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अभी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में जो आपका एक नया सब्जेक्ट मिलेगा इंग्लिश, उसके लिए आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है ना। जैसा संस्कृत का पेपर हुआ था 1 घंटे का, उसी तरीके से ये भी 25 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटा इसका समय होगा, है ना। तो इस पर हम बात करेंगे। बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों के अंदर कि सर क्या डीएलएड एग्जाम में जो इंग्लिश पूछे थे वो टफ होगा, यानी उसका लेवल कैसा होगा, सरल होगी या टफ होगी, कठिन होगी, कि या उसके सारे चैप्टर्स अलग होंगे, है ना। ग्रामर होगी या नहीं होगी, थ्योरी यानी चैप्टर की तरीका से, जैसे हमने इंटर हाई स्कूल में जो चैप्टर पढ़े थे उनके क्वेश्चन आंसर होते हैं उस तरीके से होगा क्या। इन सारे टॉपिक का यानी इन सारे क्वेश्चंस का आज आपको आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, है ना। तो बस वीडियो को अंत तक देखना है ना। तो आइए आज हम समझ लेते हैं। जैसा आपको यहाँ पर दिया है, यानी सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य होते हैं, यानी सभी प्रश्नों को करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको, सॉरी लॉन्ग तो नहीं है इसमें, लघु उत्तरी प्रश्न है वो 75 शब्दों में 75 वर्ड्स लिखने हैं उसके लिए। और जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो 25 वर्ड्स इसके लिए आपको लिखने होंगे, है ना। तो इतना तो आपको क्लियर है। जैसा संस्कृत का पेपर हुआ था सेम उसी तरीके से होगा। तो आज हम बात करेंगे। तो इसमें कुछ थ्योरी होती है जो पेडागोजी से कहते हैं। तो इंग्लिश की जो पेडागोजी है वो आपको पढ़नी है। ग्रामर आपने हाई स्कूल इंटर में जो पढ़ी हुई है, अगर आप उसी ग्रामर का रिवीजन कर लेते हैं तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चन ग्रामर के जो भी होंगे, है ना। आइए आज हम इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देंगे आपके लिए, और इनके साथ साथ आपको आगे नेक्स्ट एक नई स्ट्रेटजी लेकर के आएंगे, और उसी के अनुसार हम आपको पूरा एग्जाम होने के 2 महीने पहले ही हम आपका पूरा सिलेबस करा देंगे। टेस्ट लगाकर आप एकदम तैयार हो जाओगे एग्जाम के लिए, और आप बेस्ट करके आओगे। इंग्लिश का पेपर है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3 साल ग्रेजुएशन, जो बीएससी ग्रेजुएशन जिन्होंने किया होगा, उनको इंग्लिश पढ़ने को नहीं मिली होगी। इंटर के बाद 3 साल इंग्लिश गैप रहा है और अब इंग्लिश पढ़ने को मिली, तो बहुत सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे, एक एक करके सारा क्लियर हो जाएगा। अगर आपको केवल अल्फ़ाबेट आता है ना, ABCD केवल आती है ना, बस आप इतना ही सफिशिएंट है। हमारे साथ जुड़े रहिए, आप निश्चित रूप से अंग्रेजी क्लियर हो जाएगी आपकी। एक एक क्वेश्चन आप करके आओगे, इस बात की गारंटी है हमारी, है ना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं ये। 5 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे ये। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। हु यानी किसने, इन्वेंटेड यानी इन्वेंटेड आविष्कार को भी कहते हैं, यानी सिद्धांत देना भी होता है। बाइलिंगुअल मेथड यानी बाइलिंगुअल मेथड जो था वो किसने दिया। तो इसके लिए प्रोफेसर CJ डॉडसन थे। आप जब थ्योरी पढ़ोगे, बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ोगे, तो उसमें आएगा ये मेथड जो था प्रोफेसर CJ डॉडसन ने यानी ये मेथड दिया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो 3rd होगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट दिया है, ग्रामर से क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी चुनो द करेक्ट आर्टिकल, यानी सही आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं वो 3 होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है, ठीक है। तो आगे हम डिटेल से इनको आगे समझेंगे, लेकिन बस अभी हमें इतना ही समझ लेना है, ए एन द में से कौन सा आर्टिकल यहाँ आना है, ठीक है। द आना है या ए आना है या एन आना है। नन ऑफ एबव, ऑफ द एबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर एक ध्यान रखो, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई भी चीज हो, अगर वो कोई विशेषता महत्व करती है, कोई विशेष चीज है, तो उसके आगे हमेशा आर्टिकल द लगता है। और यहाँ पर द बुक हो जाएगा, आर्टिकल द लगेगा, यानी ए जो है हमारा सही होगा। क्यों होगा ए, इसका भी एक रीजन है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ना, केवल क्वेश्चन बता देते हैं कि इसका ये आंसर है, हम आपको बताते हैं रीजन अभी साथ में, है ना। तो यहाँ पर बुक से पहले द आएगा, द बुक, साथ में हिंदी ट्रांसलेट भी करेंगे, हम हिंदी में भी आपको बताएंगे। द बुक यू वांट, तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट हो चुकी है, वो छप चुकी है। वह पुस्तक, द बुक का मतलब हो जाएगा वह पुस्तक जो यू वांट, तुम चाहते हो, इज आउट ऑफ प्रिंट, यानी वो छप चुकी है। अब यानी जो तुम चाहते हो उस पुस्तक की बात चल रही। वैसे तो बहुत सारी पुस्तक होती हैं, लेकिन यहाँ पर केवल उस पुस्तक की बात की है जो तुम चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेशल किताब हो गई, इसलिए द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आइए इसी तरीके से आगे हम समझ लेते हैं। द सुपरलेटेड डिग्री
ऑफ ब्यूटीफुल इज, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री इज है, यानी क्या है भाई, तो मोस्ट ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल है, नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, यानी कुछ तो रूल्स होते हैं कि हम एडजेक्टिव में ER जोड़ेंगे कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, EST जोड़ देंगे वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी डिग्रीज हैं, एडजेक्टिव्स हैं, जिनको हमें स्पेशली याद करना होता है, उनमें ये रूल ER और EST जोड़ने वाला काम नहीं करता है। तो उन्हीं डिग्री में से एक है ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री जो होता है वो मोस्ट ब्यूटीफुल। अतः इसका उत्तर जो है वो 1 हो जाएगा, थर्ड का फर्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। आइए नेक्स्ट समझ लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, इन विच मेथड इज मदर टंग यूज्ड, इन विच मेथड यानी कौन से मेथड में इज मदर टंग यूज्ड, यानी मदर टंग कहते हैं मातृभाषा, यूज्ड प्रयोग की जाती है ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड, फ्रेजेज, इडियम्स और सेंटेंसेस। यानी जो मदर टंग है वो यानी कौन से शब्द, कौन से मेथड के अनुसार यानी प्रयोग की जाती है ड्यूरिंग द ईयरली स्टेज, यानी जो ईयरली स्टेज प्राथमिक स्टेज होती है हमारी एक्सप्लेन करने के लिए, यानी एक्सप्लेन किसी चीज़ को, यानी वर्ड्स को, फ्रेजेस को, इडियम्स को, सेंटेंसेस को, यानी नए शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए मदर टंग में यानी मातृभाषा में शब्दों को एक्सप्लेन किया जाता है। वो कौन सा मेथड है, कौन से मेथड में ये यानी लागू होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी शब्द का, फ्रेज है, कोई इडियम है या न्यू वर्ड है या कोई सेंटेंस, उसका वहाँ की मातृभाषा में यानी उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। ये किस मेथड के अनुसार आता है, तो ये मेथड जो है बाइलिंगुअल मेथड है। देखो ये और ये ऑप्शन दोनों एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ लिया बाइलिंगुअल मेथड दिया क्या, और यहाँ पर बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है। बाइलिंगुअल मेथड दरअसल होता क्या है ये समझ लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होता है, दो भाषाएं होती हैं, जैसे ये मान लो हमारी इंग्लिश है, ठीक है, और इसी इंग्लिश को हमने क्या किया, यानी हिंदी में समझा दिया। हमारे यहाँ पर मान लो विद्यालय है, वहाँ पर हिंदी बोली जाती है, आप टीचर बनोगे और वहाँ हिंदी बोली जाने वाला क्षेत्र है, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इस इंग्लिश को आपने क्या किया, हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ा दिया आपको, तो ये क्या कहलाएगा, बाइलिंगुअल मेथड कहलाएगा कि आपने दो भाषाओं पढ़ाया, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाया है, अर्थात बाइलिंगुअल मेथड है। और ये किसने दिया था, प्रोफेसर CJ डॉडसन ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, कभी आप गलती नहीं करके आओगे। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज चुनो द करेक्ट प्रीपोजिशन है, बिल्कुल करेक्ट प्रीपोजिशन चुनना है आपको, सही प्रीपोजिशन। ठीक है, ही डाइड और मर गया कॉलेरा, यानी वो कॉलेरा से मर गया। तो जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु किसी डिसीज से होती है, बीमारी से होती है, तो हमेशा वहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है, अतः हमारा ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, कोई भी बीमारी हो, जब वो व्यक्ति उस बीमारी से मरता है, ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो 5 नंबर के थे। आप अगर 5 का भी अगर सही टिक करके आते हो, आप ये इनके आंसर सही दे करके आते हो, तो 5 में 5 आपको नंबर मिलते हैं। यहाँ पर एक भी नंबर राइटिंग में नहीं कटता है, सबसे खुशी की बात ये होती है। ठीक है, तो आइए आगे हम समझ लेते हैं इसी तरीके से कि आगे जो हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन दिया वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी ये भी हमारे 6 क्वेश्चन है और एक एक नंबर का था, टोटल 6 नंबर का। ठीक है, देखो यहाँ पर 25 नंबर का पेपर आता है और इस 25 में से 12 + 1 यानी 13 नंबर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है 50% प्लस मार्क होने चाहिए पास होने के लिए। कहने का मतलब 13 नंबर ले आओ, आप बहुत ही आसानी से आप पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन हमें 13 नंबर ही नहीं लाने, हमें टॉप करना है। 25 में से 23-24 लाना है, 25 में 25 लेकर के आना, ये टारगेट रखना है, ना कि केवल पास होने का टारगेट रखना है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप टारगेट बनाते हो ना, अगर आपने उससे थोड़ा कम भी रिसीव कर पाए, मान लो आपने 25 का टारगेट रखा, तो निश्चित है लाजमी आप 25 से ज़्यादा नहीं जा पाओगे। आपने टारगेट रखा मान लो हमें कि 13 लाने हैं, अब मेहनत 13 के हिसाब कर रहे हो तो 13 आ जाएंगे मैक्सिमम, है ना, अधिक नहीं आ सकते। टारगेट से पार करना बड़ी बात होती है, टारगेट के अंडर में रहता है। आपने 25 का टारगेट रखा, आप 23 ले आए तो 23 भी कम नहीं है, 24 ले आए 24 भी कम नहीं है, 25 में 25 ले आए तो ये भी कम नहीं है। तो टारगेट ऐसा रखो, टारगेट कमज़ोर नहीं होना चाहिए ना। आपने टारगेट ही वीक बनाया तो ये निश्चित है आपका रिजल्ट तो वीक वैसे भी हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा नज़र में रखना है ना। तो पहला हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, चेंज बदलो द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित को इनटू
जब किसी चीज़ में बदला जाता है इनटू का प्रयोग होता है मैं के लिए, मैं पैसिव वॉइस, अर्थात पैसिव वॉइस में बदलिए फॉलोइंग निम्नलिखित को। अब यहाँ पर हमें ये समझना है, जब हम किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। तो वो रूल तो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक एक करके नहीं, सारे रूल्स के बारे में चर्चा कर लेंगे, लेकिन कुछ कॉमन रूल होते हैं जो प्रत्येक एक्टिव वॉइस पर जो है अप्लाई होते हैं, उनके बारे में हम जरूर समझेंगे। यहाँ पर एक रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया जाता है, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ऑब्जेक्ट जो होता है इसको सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, तो ये होता है कॉमन रूल, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो इससे पहले बाई का प्रयोग और किया जाता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे पवन किल्ड अ स्नेक, ये आपका है हमारा मान लो एक एक्टिव वॉइस है, इसको चेंज करें। देखो पवन इसमें सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, ठीक है, और अ स्नेक ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ स्नेक, ठीक है, अ स्नेक। स्नेक लिखने के बाद अब हमें क्या करना, कर्ता बन गया ये हमारा, कर्ता के बाद हम क्रिया। अब यहाँ पर देखो किल्ड पास्ट इंडेफिनिट में है, ये पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट में वॉज या वर होती है, तो स्नेक है तो वॉज आ जाएगी हेल्प में। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो किल्ड ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होती है, तो किल्ड। और बाई लिखेंगे, बाई लिखने के बाद पवन, यहाँ पवन नाम है तो पवन का पवन लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है ये पैसिव वॉइस हो जाता है। एक नंबर यहाँ से आपका क्लियर होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। इसमें दिया है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी निम्नलिखित सेंटेंस को करेक्ट करना। ये इनकरेक्ट है, अभी गलत है, ये इसको सही करके लिखना है। तो यहाँ पर देखो लिखा है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कैटल्स जो थे, कैटल क्या होता है, झुंड, ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है, यानी झुंड जो होता है जानवरों का समूह, उसको हम कैटल कहते हैं। अब कैटल वर ग्रेजिंग, तो कैटल जो है इसका बहुवचन ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता, कैटल्स नहीं होता है, बात यही। तो यहाँ पर जो एस है ये हट जाएगा, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल के साथ ये क्या है, कलेक्टिव नाम है, तो कैटल के साथ वर का ही प्रयोग होगा, ये बहुवचन होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कैटल से वॉज करके आ जाओ, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एक नंबर आपका यहाँ से क्लियर होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आइडेंटिफाई यानी पहचानिए नाउन या नाउन्स को, इन द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित सेंटेंस में से नाउन को आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। नाउन क्या होता है, आपने 6 से लेकर 10th तक बहुत बार पढ़ा होगा नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं ना, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, एग्जाम्पल्स लिए होंगे, तो आज ये क्वेश्चन भी है आपके सामने। तो नाउन क्या होता है, नाउन क्या है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। जो नाउन होता है किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी गुण का नाम हो, उसको हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एक सुरेश है, किसी व्यक्ति का नाम है, और दूसरा स्थान का नाम प्रयागराज, अतः नाउन जो है हमारे ये दो हैं, तो नाउन हेडिंग डालेंगे, डैश लगा के सुरेश को हम प्रयागराज लिख देंगे, बस आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। डिटेल में तुम पढ़ाएंगे ये आगे, इसके साथ साथ कुछ बेसिक रूल हैं, इनको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाट इज योर नेम। देखो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं इसे। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव है तो इस सैड को हम किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड और मी। आगे कंजंक्शन क्या करते हैं हम, यदि यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव दिया है तो या तो इंटेरोगेटिव यहाँ प्रश्नवाचक शब्द दिया है तो इसी को हम कंजंक्शन मान लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे व्हाट, ठीक है। इसके बाद शेष जो बचा है इज योर नेम, इस वाक्य को, शेष बचे हुए वाक्य को तो आप पहले ये मानो कि सरल है, तो क्या हो जाए, सरल बनाना है आपको, योर नेम इज। अब इसको चेंज करना है, तो ये मानने के बाद अब हम चेंज करें, तो योर जो है ये पहले आ गया, तो योर कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसके लिए एक रूल होता है SON,
अपॉन 1 2 3, यानी सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। योर जो है सेकंड पर्सन है, पॉजेसिव केस है, तो किस में बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट में मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा माई, ठीक है। और फिर नेम और इज का हो जाएगा वॉज, ठीक है। और बाद में फुल स्टॉप लगता है, इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क है वो नहीं लगता है, क्योंकि ये बात सादा होता है। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज, ठीक है। इस तरीके से ये आपका 1 नंबर का यहाँ से क्लियर हो जाता है। इसके बाद आइए समझते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक बाई सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म इन फॉर्म द ब्रैकेट, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ब दी हुई हैं इनका एक सही रूप आपको यहाँ पर ब्लैंक प्लेस में फुलफिल करना है। कमल, कमला, हैज, देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ हैज आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखो, जब भी हैज, हैव और हैड, ठीक है, सॉरी हैड, इस तरीके से इसके बाद जब भी वर्ब आए तो हमेशा ध्यान रखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड, ये सेकंड फॉर्म है, ये रिटन, ये थर्ड फॉर्म आई। हैज, हैव, हैड जहाँ भी दिखे आपको, कभी भी किताब में देखना, कोई रूल पढ़ना, जब भी हैज, हैव, हैड आएगा उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी यदि वर्ब होगी तो, ठीक है। और नाउन दिया तो कोई बात नहीं, नाउन का तो फॉर्म ही नहीं होता, यदि वर्ब आ रही है हैज, हैव, हैड के बाद तो ऑलवेज गारंटी है इस बात की वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, कोई दूसरी कोई फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा फोकस करना किताबों में इस बात पर, ठीक है। आगे हम डिटेल में जब पढ़ाएंगे आपको एकदम बेटर, सबसे बेस्ट पढ़ाएंगे, इस बात की गारंटी है, अभी विश्वास के साथ कह करके आते हैं ना। तो आइए आगे समझ लेते हैं। नेक्स्ट तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा। डीएलएड का ऐसा सिलेबस एकदम जैसे मक्खन होती है ना, इस तरीके से खिला देंगे आपको, नो टेंशन रहिए। डीएलएड टेट तक के लिए आप यहीं पढ़ करके आप टेट में इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का प्रॉमिस है आपसे, वादा है हमारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लेते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग्स, ठीक है। बिना अर्थ बदले इसको मैं क्या करना, चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना नेगेटिव में, अभी साधारण वाक्य नेगेटिव में करना है, ठीक है। तो ये हम डिटेल में आपको पढ़ाएं, इतने बेस्ट तरीके से समझाएंगे कि टॉपिक को आप ऐसे समझा देंगे कभी छप जाएगा माइंड में, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट अगर देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, कमेंट करके जरा बता देना, ठीक है। मुकेश इज वाइजर देन श्याम, यानी मुकेश एक लड़का है, मान लो ये है मुकेश, ठीक है, और ये है श्याम, ठीक है। ये मुकेश क्या है, ये वाइजर है इससे, ये वाइजर नहीं है, ठीक है, ये वाइजर है, बुद्धिमान है। अब इसका हमें क्या करना, ट्रांसलेशन यानी ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाए, नेगेटिव में आ जाए, लेकिन अर्थ यही रहे, यानी वाइजर यही रहे, ऐसा नहीं है ये वाइजर हो जाए। अब हमने कह दिया मुकेश इज नॉट वाइजर देन श्याम, तो इसका मतलब क्या, यानी ये इससे अधिक वाइजर नहीं है, यानी ये अधिक वाइजर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अर्थ बदल जाए, तो इस तरीके से हम इसे नेगेटिव नहीं करेंगे, ठीक है। हम कैसे नेगेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले श्याम, ठीक है, इस तरीके से, श्याम इज नॉट सो वाइजर एज मुकेश, ठीक है। श्याम इज नॉट सो वाइजर एज मुकेश, ठीक है। ये कंपैरेटिव डिग्री भी आती है, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना, ठीक है। यहाँ कंपैरेटिव डिग्री भी आ जाती है। अब यहाँ लिखा होता है चेंज इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तब भी यही हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आगे हम ये कि डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। यहाँ श्याम इज नॉट सो वाइजर एज मुकेश, यानी श्याम जो है इज नॉट सो वाइजर, इतना वाइजर नहीं है एज मुकेश, जैसा कि मुकेश, यानी श्याम जो है वो मुकेश कितना वाइजर नहीं है, अर्थात मुकेश जो है वो अधिक वाइजर है, बुद्धिमान है, ठीक है। अर्थ वही रहा और नेगेटिव नॉट का प्रयोग हो गया, बाकी हमारा नेगेटिव हो गया। इस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है। 6 नंबर का देखो, पास होने की अगर बात की जाए तो 6 और 5 11 तो यहीं से क्लियर हो जाते हैं। आपने अगर इतना किया है तो 11 नंबर का तो कंटेंट आपने कर लिया, 2 नंबर की और आवश्यकता है, पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन हमें पास नहीं करना है, आपको 24 नंबर लाने हैं 25 में से, इस बात की गारंटी है। इसी टारगेट लेकर के हम आपको पढ़ाएंगे और ये गारंटी है, श्योर है, ये निश्चित आप 24 लेकर के आओगे, ये बात आप कमेंट करोगे खुद ही आकर के, हाँ सर आपने जो वीडियो में बताया था उतना ही हमारा टारगेट रहा, इससे कम नहीं हुआ, ठीक है। आप खुद इस बात को कहोगे, ठीक है। आइए आगे समझते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन जो है हमारे 7 क्वेश्चन है, ठीक है, 14 नंबर का यहाँ से आया है। तो आइए इनको भी समझ लेते हैं। एक्सप्लेन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एक उदाहरण कम से कम देना है और इसकी व्याख्या लिख देनी है, बस इतना ही सफिशिएंट हो जाएगा। एक्सप्लेन कर दो या डेफिनेशन लिख दो, ठीक है। तो आइए हमने इसके लिए एक नोट्स तैयार किया, वहाँ से आपको समझाते हैं। तो ये तो आपको निश्चित रूप से पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको न तो हम टच कर सकते हैं, ना ही हम उसे आँखों से देख सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कोई रंग रूप नहीं होता है, इस तरीके का होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आइए एक एक करके इन सारे यानी टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये नहीं है, एक मिनट। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आइए इसको भी समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इज है अ नाउन, एक ऐसा नाउन है दैट जो कैन नॉट बी टच्ड, जिसको टच्ड नहीं किया जा सकता, यानी फिजिकली टच, यहाँ पर फिजिकली टच भी लिख सकते हो, कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड एंड सीन, उसको यानी न तो टच किया जा सकता है और न ही उसे देखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑनेस्टी है, आप ईमानदारी महसूस कर सकते हो, कोई व्यक्ति ईमानदार है ना, क्या उसकी ईमानदारी को आप देखकर ये बता सकते हो कि इसमें कितनी ईमानदारी है और किस रंग की है ईमानदारी, नीली वाली ईमानदारी या पीली वाली ईमानदारी, क्या आप ये क्लियर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, क्यों? दिखती नहीं है, वो महसूस की जाती है। विजडम, कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, क्या आप उसकी विजडम यानी बुद्धिमत्ता को पहचान सकते हो? पहचान तो सकते हो, महसूस कर सकते हो, लेकिन देखकर नहीं बता सकते कि इसके अंदर जो विजडम है वो 4 मीटर की है या इतने कलर की है, इसमें इतने कलर हैं, काली पीली नीली है, ये आप नहीं कर सकते। ब्यूटी, सुंदरता, क्या आप सुंदरता को देख सकते हो? आप कहोगे जी सर देख सकते हैं, किसी के सुंदर गाल हैं, हेयर हैं, आईज हैं, ये बता सकते हो, लेकिन वो आईज दिख रही हैं आपको, चिक्स दिख रहे हैं, हेयर दिख रहे हैं, ना कि ब्यूटी दिख रही है। ब्यूटी बताइए किस कलर की होती है, नहीं बता सकते। तो यानी इसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। वी कैन नॉट टच्ड, वी कैन नॉट फिजिकली टच्ड, ओनली फील इन माई हार्ट, हम केवल उसे हृदय में फील कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि वो कैसी है, उसका रंग रूप स्वरूप क्या है, ये नहीं बता सकते, महसूस कर सकते हैं व्यक्ति ईमानदार है ना, बुद्धिमान है, सुंदर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ये भी लिख सकते हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ, ये गलती से नाउट लिख गया है, नाउन है, ठीक है। इज अ नाउन, एक नाउन है, दैट नेम्स, जिसके नाम से हैं बहुत सारे, एन आइडिया, जैसे आइडिया का नाम विचार, किसी विचार का नाम, वो क्वालिटी है और कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम है, जैसे प्रोग्रेस है, लव है, फ्रेंडशिप है, ये सभी क्या हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसको और बढ़ाने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, वी कैन नॉट टच्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी ओनली फील एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन माई हार्ट, हम अपने हार्ट में केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फील कर सकते हैं, ना कि उसे फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ ओनली नेम दैट बी ओनली फील, जिसे हम केवल फील करते हैं कि ऐसा नाउन है, इसे फिजिकली टच भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए एक एक करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद फिर हम ये नेक्स्ट अगला क्वेश्चन समझेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर लिखा है, राइट द मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट्स न्यू मेथड, डॉक्टर बेस्ट्स न्यू मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटीज, विशेषताएं बतानी है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया है आंसर नंबर, यानी हमारा जो 13 है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉक्टर बेस्ट्स न्यू मेथड, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है इनके बारे में, तो हमने इनकी विशेषताएं, कुछ यानी इसके गुण हैं, कुछ इसके प्रॉफिट हैं, कुछ लॉस भी हैं, कुछ एडवांटेज जिसे हम लाभ कहते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो पहले हम एडवांटेज समझेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज। इसका प्रॉफिट क्या है ये समझ लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इट इनहेंस, ये इनहेंस करता है, यानी बढ़ोतरी करना, बढ़ाना होता है, यानी वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी की वोकेबलरी यानी ये बढ़ा देता है, यानी उसके मीनिंग्स बहुत सारी याद हो जाती हैं। दूसरा, इट डेवलप कंप्रीहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी, ये कंप्रीहेंशन और सेल्फ एक्टिविटी को डेवलप करता है। रीडिंग डेवलप स्टूडेंट्स टेस्ट फॉर इंग्लिश। नेक्स्ट अगला दिया हुआ हमारा, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंस रीडिंग, यानी ये इंडिपेंडेंस रीडिंग यानी स्वतंत्र पढ़ने की यानी हैबिट, आदत को ये डेवलप करता है। आइए आगे हम इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं, वो क्या है। आगे लिखा है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में दिया है, नेक्स्ट
प्रोनाउंसिएशन पहला हमारा डिसएडवांटेज है, इससे घाटा क्या है यानी नुकसान क्या है इसका। प्रोनाउंसिएशन ऑफ द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का जो प्रोनाउंसिएशन है कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड यानी इससे इम्प्रूव्ड नहीं होता, बिकॉज क्योंकि अनड्यू एम्फेसिस इज गिवन ऑन रीडिंग, क्योंकि इसमें असीमित यानी प्रेशर एक दबाव दिया जाता है, केवल रीडिंग रीडिंग रीडिंग, केवल पढ़ना पढ़ना ही दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है इससे डिसएडवांटेज, दिस मेथड टोटली इग्नोर द अदर 3 एस्पेक्ट्स यानी अन्य जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उनको इन इग्नोर करता है। वो कौन सी है, ऑफ द लैंग्वेज भाषा की जो 3 अन्य एक्सेप्ट्स हैं उनको ये इग्नोर करता है, जैसे लर्निंग राइटिंग, ठीक है, यानी लिखना सीखना, और स्पीकिंग लर्निंग करना, और अंडरस्टैंडिंग यानी लिखना स्पीक करना बोलना और समझना, इनको इग्नोर करता है, केवल पढ़ने पढ़ने पर ही है, बस पढ़ते रहो इसको। ठीक है ना, राइटिंग कराता है ये, है ना। वेट्स न्यू मेथड जो है, डॉक्टर वेट्स न्यू मेथड जो है ये ना तो राइटिंग कराता है, ना स्पीकिंग, ना अंडरस्टैंडिंग, केवल पढ़ना पढ़ना, बस उसको बार बार पढ़ते रहिए। तो ये यानी ये लॉस है, इससे बच्चे लिखना नहीं सीख पाते हैं, बोलना नहीं सीख पाते हैं, और उसमें समझ भी विकसित नहीं हो पाती है। अगला क्या है, रीडिंग एलोंग कैन नॉट क्रिएट अ डेवलप इंटरेस्ट अमंग द रीडर्स। रीडिंग जो है केवल पढ़ने से ही, एलोन अकेला, केवल अकेली रीडिंग जो है कैन नॉट क्रिएट, वो क्रिएट नहीं कर सकती, एंड डेवलप और डेवलप नहीं कर सकती इंटरेस्ट को एमंग द रीडर्स यानी जो पाठक होते हैं, रीडर्स होते हैं पढ़ने वाले पाठक, यानी पाठकों के मन में ये इंटरेस्ट को यानी डेवलप नहीं कर सकती, ना ही उसे बना सकती है। ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसका क्या प्रयोग है, इसको समझाइए। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम यहाँ पर दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज टू फैसिलिटेट द टास्क ऑफ द क्लासरूम टीचर टू मेक हिज टीचिंग जॉब मोर इफेक्टिव, यानी टीचर जो है अपनी टीचिंग जॉब को, अपने यानी शिक्षण कार्य को अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, यानी इसको यानी क्लासरूम में यानी इसकी सुविधा, फैसिलिटेट कहते हैं, सुविधा करनी पड़ती है इस कार्य की, यानी जो सुविधा है वो टीचर को ही करनी पड़ती है क्लास में। ठीक है, इसकी अधिक इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है कि टीचर अपनी टीचिंग जॉब यानी जो शिक्षण कार्य उसको अधिक प्रभावशाली बना सके, इसलिए ऑडियो विजुअल एड्स की आवश्यकता पड़ती है, और इनकी व्यवस्था जो है वो टीचर ही क्लासरूम में करता है। ठीक है, द टीचर कैन कैच द अटेंशन ऑफ हिज पपिल्स, यानी टीचर जो है कैन कैच यानी कैच कर सकता है द अटेंशन यानी ध्यान को ऑफ हिज पपिल्स, अपने पपिल्स के, अपने शिष्यों के ध्यान को टीचर कैच कर सकता है। वाई द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स से, ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से या ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा टीचर विद्यार्थियों के, बच्चों के ध्यान को केंद्रित कर लेता है, अपनी तरफ केंद्रित करता है। ठीक है, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कई ऑडियो विजुअल कई प्रकार के ऑडियो विजुअल एड्स हैं। आइए इनको फटाफट देख लेते हैं, वीडियो जो है लॉन्ग हो रही है ना। सिंपल विजुअल एड्स जो है वो ब्लैक बोर्ड है, चौक है, इनको याद कर लेना, बोर्ड, ठीक है, चौक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड है, ठीक है, बुक है, चार्ट है, मैप है, पिक्चर है, ग्लोब, जो क्लासरूम में लगे हुए होते हैं। तो क्लासरूम से देखिए क्या होता है, बोर्ड, ठीक है, दूसरा चौक बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, ठीक है, बुक्स हैं, चार्ट वगैरह, मैप वगैरह, पिक्चर, ग्लोब्स होते हैं, ये क्या है, सिंपल विजुअल एड्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से आइए आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट हमारा दिया है द मैकेनिकल विजुअल एड, ठीक है, वो क्या है, मैजिक लैंटर्न है, एपिडिस्कोप है, और दूसरा है फिल्म स्ट्रिप। अगला दिया है द मैकेनिकल ऑडियो एड्स, ठीक है, तो इसमें ऑडियो एड्स यानी जो बजने वाले होते हैं, इस तरीके से समझ लेना, ग्रामोफोन है, रेडियो है, टैप रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ऑडियो एड्स यानी जो बजने वाले हैं, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो, मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिकल। ठीक, आइए आगे नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन समझते हैं, फटाफट से देखते हैं भाई, वीडियो लॉन्ग हो रही।
अगला हमारा दिया हुआ है कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित यानी स्पेलिंग्स को करके पूरा वर्ड पूरा करना है। तो यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन को निर्देश कहते हैं, INSTRUCTION, ठीक है, इस तरीके से। आगे SENTENCE सेंटेंस, बाकी को कहते हैं। यहाँ से 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यदि आप एक करके आते हो तो 1 ही नंबर मिलेगा, दोनों करके आते हो तो 2 नंबर मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट आर्टिकल फ्रॉम द ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट से आपको उचित आर्टिकल इसमें भरना है। आई साव अ कैट या एन कैट, एन उनके आगे होता है जो बोबल स्टार्टिंग वर्ड होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन बोबल से होता है। तो कैट तो का आता है यानी यहाँ पर, तो यहाँ इस तरीके से ए आ जाएगा, यहाँ पर ए भरा जाएगा। यहाँ पर आई हैव ऑरेंज, तो ओ यानी वोबल स्टार्टिंग वर्ड है ये, तो यहाँ पर एन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर दूसरे में एन भरा जाएगा, ठीक। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे समझते हैं, राइट द एम ऑफ द राइट द एम्स ऑफ पोएट्री राइटिंग, पोएट्री राइटिंग के एम्स लिखिए, उद्देश्य लिखिए। और अगला हमारा क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो, टू योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को, इनवाइटिंग यानी आमंत्रित करते हुए, हम उसे अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, अपने ब्रदर्स मैरिज, अपने भाई की शादी को अटेंड करने के लिए, उसे इन्वाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो आइए वो भी हम फटाफट समझ लेते हैं। तो आइए यहाँ पर हम देख लेते हैं लेटर यानी पत्र कैसे लिखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, विकास नगर, न्यू दिल्ली, ठीक है। 51 यानी मकान नंबर होता है ये। डियर फ्रेंड, देखो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, डियर फ्रेंड लिखेंगे, सही है। डियर मुकेश यानी जो तुम्हारा मित्र का नाम है, या तो डियर और उस मित्र का नाम ले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं डियर फ्रेंड मुकेश, डियर फ्रेंड रवि, ये बहुत गलत है, ठीक है। या तो डियर फ्रेंड रखो या डियर रवि लिखिए, फ्रेंड और रवि दोनों नहीं लिखा जाता लेटर, इस बात को थोड़ा नोटिस करना है, ठीक है। यही देखी जाती है कि आप लेटर लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे, ठीक है। इन चीज़ों पर बहुत फोकस, बस एग्जाम में जो बस यही चीज़ें देखते हैं, बस सही है, टिक लगाएं, नंबर दे देंगे, ठीक है। आगे दिया है, आई एम ग्लड टू इन्फॉर्म यू, मैं बहुत खुश हूँ, टू इन्फॉर्म यू, तुम्हें सूचना देकर, इन्फॉर्म करके, सूचित करके, दैट कि माई ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड, मेरे भाई की शादी होने जा रही है ऑन 8 फरवरी 2023, यानी 2023 को फरवरी में, 8 फरवरी को हमारे भाई की शादी होने जा रही है। आई रिक्वेस्ट यू टू अटेंड द वेडिंग, यानी ये वेडिंग अटेंड करने के लिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वेडिंग सेरेमनी यानी अटेंड करने के लिए। इट विल रियली बी अ ग्रेट फन, ये बहुत ही खुशी होगी, यानी बहुत बड़ी खुशी, यानी फन होगा एक, यानी खुशी मिलेगी हमें। द फंक्शन विल हेल्ड एट होटल, द फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है वो रखा गया है एक होटल में रखा गया है। प्लीज़ कम अ डे और 2 बिफोर द फंक्शन, यानी फंक्शन से 1 या 2 दिन पहले आना। आई होप, मैं आशा करता हूँ, यू विल अटेंड द फंक्शन, कि तुम इस फंक्शन को यानी अटेंड करोगे, मुझे उम्मीद है कि तुम इस फंक्शन को अवश्य अटेंड करोगे। योर लवलिंगली, तुम्हारा प्रिय XYZ, यहाँ अपना नाम लिखा जाता है, लेकिन तुम्हें अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ करके ही छोड़ देना है। बस दोस्त, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और उन DLED साथियों के लिए यानी शेयर करना, ताकि यानी वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। रिजल्ट आ जाएगा आपका जल्दी, और इस बात के लिए, रिजल्ट को लेकर के आप तैयारी करने के लिए बैठे रहो तो अब बहुत बड़ी मूर्खता होगी। हमारी ये कोशिश है कि आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो, रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आपका, है ना, पढ़ने वाले हो तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक। मेहनत करिए। उन विद्यार्थियों के लिए अपने कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अच्छे से जुड़ सकें। इंग्लिश आपकी कंप्लीट करा देंगे 100%, विश्वास मानिए। आप 25 में से कम 24 या 23, इससे कम नंबर नहीं आएंगे, और मेहनत कर ली तो 25 में 25 नंबर आपके आ जाएंगे, गारंटी है ना। पिछली 4-5 साल का एक्सपीरियंस, पूरा विश्वास मानिए, गारंटी है आपको एक बेस्ट देने के लिए, है ना। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।